अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हनान फ्रॉम अक्से काजी। आज हमारे साथ डॉक्टर हसीब शफीक मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें। जी जी श्योर। मेरा नाम हसीब शफीक है एंड आई हैव डन माय डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और उसके बाद आई कंप्लीटेड माय एमफिल इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड इन पॉलीमराइजेशन। साथ साथ मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से ही टीचिंग के साथ एसोसिएटेड हूँ। आई हैव टॉट सो मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, कैम्ब्रिज के, AQA, IB, एडेक्सल, हाई स्कूल, तकरीबन सभी जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं इन सबके स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है। सो आई हैव नाउ बीन एसोसिएटेड विद टीचिंग फॉर 10 years ऑलमोस्ट। सही। तो मतलब आपका टीचिंग में अब इस वक्त एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स आपके हाथों से निकल के जा चुके हैं। जी जी। तो बेसिक जो आज मेरा टॉपिक था आपसे डिस्कशन का वो यही था कि द प्रेशर पैराडॉक्स एंड फ्रॉम रैट रेस टू रियल लर्निंग एंड री इमेजिंग साइंस एजुकेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड सोसाइटल इम्पैक्ट। इसके ऊपर आज आपसे बात करने के लिए जो है वो यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले तो मतलब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इतने बच्चों को जो है वो पढ़ाया हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कांस्टेंट एकेडमिक प्रेशर दैट द स्टूडेंट्स फेसेस? अच्छा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमारी सोसाइटी में इस टॉपिक पे बहुत कम बात होती है। हम लोग एक इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए अपने ग्रेड्स की तरफ कि कोई भी इस बात पे बात ही नहीं करना चाह रहा कि बच्चे किस फेज से गुजरे हैं। आई बिलीव ये जो कॉलेज के 2 साल हैं ये स्टूडेंट की लाइफ के सबसे टफ 2 years होते हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि आपकी एजुकेशन बहुत एडवांस होती है, यस एजुकेशन का लेवल भी थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा जो फैक्टर है दैट इज अनसर्टेनिटी। क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं है कि आगे आप किस कॉलेज में एडमिशन होगा, किस फील्ड में जाना है, किस जगह पे आप जाके अपना आगे परस्यू करोगे। सो ये जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है, क्या मेरा एडमिशन होगा, मुझे गैप ईयर लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स करते हैं और इस पे हमें अपने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आई मीन आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जो बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर परफॉर्मिंग सो वेल, लेकिन जब वो आपके पास बैठ के कभी फ्रेंकली बात करते हैं, आप उनसे पूछते हो तो आपको पता चलता है कि दे आर गोइंग थ्रू सो मच स्ट्रेस और वो स्ट्रेस जो है उसको आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एड्रेस करने की। सो यस दैट इज ट्रू, हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट उन स्टूडेंट्स को जो ग्रेड्स नहीं ले पा रहे, मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, A-star स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उस टाइम पे जो स्ट्रेस आ रहा है, जो मेंटल हेल्थ उनकी डैमेज हो रही है, उसको कॉप अप नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसी है सर। और मतलब आप क्या देखते हैं इसकी मेन वजह क्या बनती है कि बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, वो किसी से सही तरह से बात भी नहीं करते, ना अपने पेरेंट्स से या टीचर से उस तरह से फ्रेंकली बता पाते हैं मोस्टली। तो उसके पीछे क्या आप समझते हैं रीज़न है? यार देखो, मेरा उसमें ख्याल ये है कि क्योंकि अगेन इट्स अ रेस फॉर गुड ग्रेड्स, ठीक है, हमने अपनी एजुकेशन को क्वांटिफाई कर दिया विद गुड ग्रेड्स। अब कोई भी इस बात पे फोकस ही नहीं कर रहा कि हमारे पास किन सर्कमस्टांसिस के अंदर बच्चा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब देने जा रहे हो और आपके पास 2 CVs आ रही हैं, तो आप ये देखोगे कि एक बच्चा A-star लेके आ रहा है एंड लेट्स से एक बच्चा B ग्रेड लेके आ रहा है, लेकिन आपको ये बात भी देखनी चाहिए कि वो जो B ग्रेड वाला बच्चा था उसके क्या सर्कमस्टांसिस थे, उसने किन प्रेशर्स के अंदर ये परफॉर्म किया, उसके फैमिली इश्यूज चल रहे थे, उसके कुछ मे बी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। सो उन सब चीज़ों के साथ फाइट करते हुए उसने ये एक ग्रेड निकाला है। सो आई थिंक मैं उसको प्रेफर करूंगा कि उस बच्चे ने इतने ज़्यादा स्ट्रेस को मैनेज करते हुए एक अच्छा ग्रेड, डिसेंट ग्रेड लिया है। सो हमें एक्चुअली थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ गुड ग्रेड। हमें ये जो क्वांटिफिकेशन हो चुकी है कि अगर आपके पास किसी बच्चे का A आ गया तो ही इज अ गुड स्टूडेंट और अगर किसी बच्चे का B आ गया तो ही इज अ बैड स्टूडेंट, हमें इस चीज से निकल के अपनी जो हायरिंग के टाइम है या वैसे भी जब हम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं, सो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि एवरी स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सो उन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर कितने प्रेशर से और वो वहां से निकल के किस तरह से उनको डील कर रहा था, ये सब चीजें एक्चुअली पूरा आपके पास एक सिनेरियो होता है जिसमें हमें उस बच्चे को जज करना चाहिए। ऐसी है सर। मतलब अगर आज कल आप देखें तो सच गुड ग्रेड्स जो हैं वो मतलब अच्छे ग्रेड्स अगर नहीं है तो उस बच्चे को सक्सेसफुल ही नहीं माना जा रहा होता। बिल्कुल। वेदर और नॉट हिज सोशल स्किल्स आर गुड या उसके पास कोई और स्किल्स हैं जो उसके लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेड्स की बेसिस के ऊपर जो है बच्चे को जज किया जा रहा होता है।
अच्छा, और देखो इसके अंदर फिर एक और इशू भी आ रहा है कि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्रैमिंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपका फोकस इस टाइम पे इतना ज्यादा हो गया गुड ग्रेड की तरफ, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, टीचर्स की तरफ से, सोसाइटी का प्रेशर है, फिर आपको कहीं एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको कंडीशन मिल जाती है, यू हैव टू गेट एन ए स्टार। सो उसकी वजह से आई फील लाइक कि समटाइम बच्चा किसी भी टॉपिक को समझने से ज्यादा उसका फोकस यही होता है कि हाउ आई कैन मेमोराइज दिस, हाउ आई कैन गेट अ गुड ग्रेड फ्रॉम दिस, और वो इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहा कि एक्चुअली उसको इस टॉपिक को समझना भी था, उसको एक्चुअली इसमें से देखना था कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। सो वी एज अ टीचिंग कम्युनिटी वी शुड प्रमोट मोर ऑफ वाई, ठीक है, क्योंकि वाई एक ऐसी चीज है जो मेरा ख्याल है आपकी एजुकेशन को बहुत बेहतर कर सकती है। आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हो, आप कोई भी नई चीज देखते हो, सो आपके पास जो जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए वो यही होना चाहिए, वाई। मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, ठीक है, ये कहां अप्लाई होगा, किस जगह पे, किन लोगों पे अप्लाई होगा। सो ये वो सब क्वेश्चंस हैं जिन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। और आई थिंक यही हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट जो है वो बचपन से इस तरह का बना दिया जाता है, वो वाई को क्वेश्चन करना ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यू जस्ट गिव देम सम फॉर्मूलाज और वो रट लेंगे उन्हें, वो नहीं देखेंगे इनका क्या यूज है या क्या इसका पर्पज है। मैं आपको एक अपना पर्सनल इसमें बताता हूँ एक्सपीरियंस कि जब मैं एमफिल कर रहा था, तो उस टाइम पे, अब देखें एमफिल जो बच्चा कर रहा है वो ऑलरेडी अपनी 10 इयर्स ऑफ स्कूलिंग, 11 इयर्स कर चुका है स्कूल की, फिर उसके बाद 2 इयर्स ऑफ कॉलेज, देन 4 to 5 इयर्स ऑफ बैचलर्स, देन 2 इयर्स ऑफ मास्टर्स, और उसके बाद आप एमफिल में आ रहे हो। सो ही हैज गॉन थ्रू दिस सिस्टम थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब एमफिल में बच्चा आता है तो ही इज पॉइंट ब्लैंक। जब हम उसे कहते हैं कि एक टॉपिक सिलेक्ट करो जिस पे आपने रिसर्च करनी है, सो वो टॉपिक भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा क्रैमिंग की तरफ कर दिया है कि आपने सिर्फ रट्टा मारना है, आपने उस टॉपिक को जाके पेपर में लिख आना है। सो आपने उस बच्चे को अंडरस्टैंड करने का मौका ही नहीं दिया किसी भी टॉपिक को। सो जब उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं, जब उसको कोई नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का टाइम आता है, सो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का है तो मैं आपको साइंस के एग्जांपल्स ही दे सकता हूं, लेकिन जब उसको एक नई चीज रिसर्च वर्क करने का मौका आता है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। सो हमें एक्चुअली अपने सिर्फ ग्रेड से ज्यादा अपनी लर्निंग कर्व की तरफ फोकस देना चाहिए। अच्छा, ये जो है कि जो बच्चों को सिर्फ मेमोराइज करा दिया जाता है और उन्हें वो चीज़ समझाई नहीं जाती कि कहाँ पे अप्लाई होगी, तो ये बात जो है हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं उसके ऊपर इसका क्या पॉइंट बनता है कि वो किस हद तक ठीक किए जा सकते हैं या उनमें क्या खामियां हैं। देखें ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, बल्कि एज अ कम्युनिटी हमें टीचर्स को अपने ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि मुझे एक इंटरैक्टिव क्लास लेनी है। अगर मैं आऊँगा और मैं ये कह दूंगा बच्चों को कि आपने अभी ड्यूरिंग लेक्चर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सब क्वेश्चन एंड में आएंगे, सो वो जो ड्यूरिंग क्लास एक बच्चे का माइंड एक पॉइंट पे स्टक हो चुका है, वो उसे आगे मूव ही नहीं करेगा, वो तो उसी पॉइंट पे सोचता रहेगा कि पता नहीं इसका क्या रीजन है, तो वो अगले पॉइंट्स को कवर ही नहीं कर पाएगा। सो आई बिलीव कि हमें अपनी क्लासेस को बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहिए और क्वेश्चनिंग को प्रमोट करना चाहिए। आई मीन मेरे लिए वो क्लास डल होती है जिसमें मेरे साथ बच्चों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता। मैं आ रहा हूं और मैं बोर्ड पे एक टॉपिक लिखना शुरू कर देता हूं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, बच्चे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सो मुझे खुद फील होता है कि यार ये तो बहुत ही लेजी क्लास चल रही है। सो मैं फौरन फिर कोई ना कोई इंटरेक्टेबल कोई बात करता हूं जिससे बच्चे एकदम से इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई फन फैक्ट्स आ जाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जब आपकी क्लास इंटरैक्टिव होगी सो वहां पे न्यू आइडियाज जनरेट होंगे, ठीक है। मेरा एक और इस बारे में बिलीव है कि देखो मैं जिस एज में आ गया हूं, शायद मेरे लिए किसी भी न्यू आइडिया को जनरेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। शायद उसकी रीजन ये है कि मैंने उन साइंटिफिक नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया, सो मैं उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा। बट आप जिस एज में हो, आप हर चीज को चैलेंज करने की एबिलिटी रखते हो, सो आप उसके अगेंस्ट एक नया आइडिया जनरेट करोगे और आप कहोगे कि व्हाई नॉट दिस, एंड वहां से आपके पास एक आपके पास क्रिएटिव लर्निंग होगी, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स भी इंक्रीज करेंगी, और दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें अपनी क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाने की जरूरत है एज अ टीचर। ये जो आपने अभी बात की कि यंग माइंड जो है वो अच्छे आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल एक वो मूवी है एंडर्स गेम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह वो जब नहीं एलियन से सही तरह लड़ पा रहे होते तो वो अपने यंग जो उनके बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग्स में डालना शुरू कर देते हैं कि ये जो है वो एक सही स्ट्रेटजी बनाएंगे और ये जो है वो सही तरह लड़ेंगे।
अब देखो कि यार ये जो वॉर गेम्स होती हैं और ये जो इस तरह के सब आइडियाज जनरेट किए जाते हैं, उनमें स्पेसिफिकली आपके पास, और इससे बढ़ के एक और चीज होती है जिसमें डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को देखोगे, सो वो हमेशा इस चीज पे फोकस करेंगे कि हमें सिर्फ किसी एक एरिया के बच्चों को, किसी एक रेस से बच्चों को नहीं लेना, हमें अपनी क्लास में डाइवर्सिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि जितने ज्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे होंगे वो डिफरेंट तरह से उस पॉइंट को चैलेंज करेंगे, और वो एक बच्चे का जो पॉइंट आएगा तो उसे बाकी सब बच्चे इंटरैक्ट करेंगे और एक बहुत अच्छा एक नया आइडिया जनरेट हो सकता है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन इंटरैक्टिव लर्निंग, और मेरा ख्याल है कि हमें अपनी क्लासेस को थोड़ा सा लाइवली बनाने की जरूरत है। वो जो एक हमारे यहाँ पुराने जिस तरह के टीचर्स होते थे, वो आते थे रटा रटाया और बोल के वो चले जाते थे, मतलब उस चीज़ से हमें अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अब विद टाइम हमें अपने आप को मोल्ड करने की जरूरत है। शायद इस तरह का एक जो सीधा सीधा सब बगैर इंटरेक्शन के लेक्चर है वो तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो ना, आप हर लेक्चर आपके पास अवेलेबल है। सो हमारे पास एज ये है कि जब आप किसी फिजिकल क्लास में आते हो, सो वहां पे एक यही आपका पॉइंट है कि आप वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हो। एक बड़ी फेमस कोट है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के पढ़ नहीं सकते। द पॉइंट ऑफ दिस कोटेशन इज कि आप जब कॉलेज आओगे तो आप अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक है ना। आप ठीक है, आई नो आपकी एज में फड्डे भी होंगे, लड़ाइयां होती हैं, ठीक है, आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, लेकिन वो आपकी लर्निंग कर्व है, आप सीख रहे होते हो उसे कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, आपने कैसे इंटरेक्ट करना है सोसाइटी के साथ। सो ये सब कुछ भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे ग्रेड जरूरी है। आई थिंक आजकल इंटरेक्टिव क्लासेस जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हो गए, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत थोड़ा हो चुका है। यस यस, वो बैठ बैठ के ज़्यादा देर सुन ही नहीं पाते, दे जस्ट फोकस समवेयर एल्स, और वो कहीं और गुम हो जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी हो गया कि इंटरेक्टिव क्लासेस हों। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके लिए अगेन हमें अपने बच्चों को, क्योंकि देखो वही बात, आप 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स की रील्स देख देख के आप जोन आउट हो जाते हो। सो आपको फौरन क्लास में अपने बच्चों को दोबारा वापस उस टॉपिक की तरफ लेके आना होता है। आपको कुछ फन फैक्ट्स भी देने पड़ते हैं, कुछ इसी तरह से, जिस तरह आप अभी मूवी रेफरेंसेस दे रहे थे, इस तरह से आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, और इसी तरह से आप अपनी क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हो। नेक्स्ट थिंग ये है कि हम जो है अपने जो टीचिंग के मेथड्स हैं, या जिस तरह हम बच्चों को असेस करते हैं, उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं कि उससे हम बच्चों को एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज़्यादा ला सकें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम हो सके, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो। यार इसमें देखें, मेरे ख्याल से ये जो अगेन रेस फॉर मार्क्स है ना, ये हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रही है। हम ऑलरेडी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख चुके हैं। देर आर सुसाइडल थॉट्स इन आवर स्टूडेंट्स, उनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। सो आई बिलीव इसको चेंज करके हमें थ्रेशोल्ड बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ ही आना चाहिए, जो एक्चुअली काफी जगह पे एप्लीकेबल भी है। उसमें देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स इन दैट सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग कि वो परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर काफी बेहतर चीजें हैं। एक तो वहां पे आपके पास वो जो हाफ मार्क या 1 मार्क की भी लड़ाई हो रही है, हम उससे थोड़ा सा साइड पे आ जाते हैं। आपको एक ग्रेड मिलेगा एंड वो भी थ्रेशोल्ड बेस्ड होगा। सो उसमें एक तो आपके पास ये जो एकेडमिक प्रेशर है, ये रिलेटिवली थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है, एज कंपेयर टू कि आपने 100 में से 100 ही मार्क्स लेनी है, अदरवाइज आपके पास 99 भी आएंगे तो आप अपने मेरिट पे पूरा नहीं आओगे। सो ग्रेडिंग जो है ये आपके पास, इट्स अ बेटर सिस्टम। एंड सेकेंडली, हमें जो चीज अगेन इंप्रूव करने की जरूरत है, वो अपनी क्लास में वाई कल्चर को बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है ना। आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट इफ अ स्टूडेंट सिंपली आस्क्स मी, सर व्हाई इज दिस, ठीक है। सो वो जब वाई पूछेगा तो उसके ज़हन में खुद ब खुद नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी, वो खुद ब खुद सोचेगा इसके बारे में कि इसे आगे मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो मेरे ख्याल से इन 2 पॉइंट्स पे हमें फौरन अपने सिस्टम में ऐड करने की जरूरत है। कुछ टीचर्स होते हैं, वो अगर आप उनसे बार बार वाई के सवाल करें, दे बिकम इरिटेट, तो वो अपनी उस चीज़ को किस तरह से जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा देखें, इसमें हम लोग ठीक है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली टीचर्स को भी कुछ प्रेशर्स फील करने होते हैं। हमारे ऊपर सिलेबस कंप्लीशन का प्रेशर भी होता है। सो वो कुछ टीचर्स समटाइम्स इस चीज़ से इरिटेट होते हैं कि मैंने आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है और स्टूडेंट्स बार बार उसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो अगेन इसमें मेरा पॉइंट ये होगा कि हमें अपने इस सिस्टम के अंदर भी थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। हमें अपनी जो एजुकेशन है उसको रट्टाफिकेशन से खत्म करके थोड़ा सा इंक्विजिटिव लर्निंग की तरफ जाने की जरूरत है, क्यूरोसिटी बेस्ड लर्निंग की तरफ जाने की जरूरत है। आप देखें, एक हमारे पास हम सब ने देखा हुआ, आप किसी भी सिस्टम में चले जाएं तो वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कहता है डिफाइन दिस,
ठीक है। फिर उसके बाद वही आएगा कि राइट द ट्रेंड फॉर दिस टॉपिक एंड देन एक्सप्लेन दिस। सो ये एक स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पेपर्स करते हो, जाके पेपर में अपीयर हो जाते हो। सो आप एज सच उस तरह से अपने माइंड की एबिलिटीज को यूज नहीं कर रहे। आई वुड प्रेफर कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से हैं जहां पे प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंट आए, ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, सो उसके अंदर फायदा ये होता है कि एक्चुअली आपको अपनी एबिलिटीज को यूज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ कि आप वो 2 लाइंस की डेफिनेशन याद करो और वो एज इट इज लिख दो। क्योंकि अगेन ये सब चीजें तो अब आपके पास सिंगल क्लिक अवे हैं, आप एक क्लिक करोगे आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। सो अगर आपको फील्ड में कहीं जरूरत भी पड़ती है तो आप वहां से यूज कर सकते हो। सो हमें एक्चुअली जिस चीज पे थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है वो यही है कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आना चाहिए। आप रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हो, सो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसको सॉल्व कर सको। अच्छा सर, अब आपका हेल्थ केयर का भी एक बैकग्राउंड है, टीचिंग का भी आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है, तो आप क्या समझते हैं कि जो सबसे बड़ा गैप क्या है बिटवीन एकेडमिक साइंस एंड सोसाइटल नीड्स? अच्छा देखें, इस पे तो खैर हमारे पास मीम्स भी काफ़ी बनती हैं, क्योंकि बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर वो जो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था लाइफ में उसे कहाँ अप्लाई करें, या अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स, या इसी तरह केमिस्ट्री से रिलेटेड भी यही क्वेश्चन चल रहे होते हैं। सो यस, दैट इज़ ट्रू, हमारे पास देयर इज़ अ गैप बिटवीन द एजुकेशन और आपकी प्रैक्टिकल नीड्स। अब इसके अंदर एक्चुअली अगेन मेरा यही पॉइंट होगा कि जिस तरह से हम इस गैप को मिनिमाइज कर सकते हैं वो यही होगा कि हम अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करें। हम अपनी जो क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग है उसके कंपैरिजन में अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ मूव करें तो मेरे ख्याल से उससे इस गैप को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेके आपके सामने हैं। ठीक है, जिस तरह, चले मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपके पास। आप केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ते हो कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे रियल लाइफ के साथ लेके आओगे तो आप उसमें बात करोगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्मॉग जो आपके पास स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपीयरेंस को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी ड्रेस सेंस को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। सो ये वो सब चीजें हैं जो शायद हमें अब ऐड करने की जरूरत है अपने करिकुलम में, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की तरफ नहीं जाएंगे तो अगेन फिर तो वो इट्स जस्ट समथिंग दैट इज रिटन ऑन द बुक, और वो आप घर बैठ के भी सीख सकते हो, आप शायद यूट्यूब की वीडियो देख के भी सीख सकते हो। सो हमें एक्चुअली वो जो इंटरेक्शन है क्लास में उनको ऐड करने की जरूरत है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अगर आप कोई एक हेल्दी हैबिट जो है वो अपने किसी एक स्ट्रेस स्टूडेंट को बताना चाहें तो वो आप क्या उसे देंगे? अच्छा, अब ये थोड़ा सा शायद हिपोक्रिटिकल लगे बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन अ वेरी बैड शेप राइट नाउ, लेकिन आई वुड सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। आप 20 to 30 मिनट्स के लिए अपने सब गैजेट से, अपने सब स्क्रीन से बिल्कुल कट ऑफ हो और आप एक अच्छा ट्रैक पे जॉगिंग करके आओ फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। देखो, ये बात ऑलरेडी हम सब ने याद की हुई है, हर जगह पे हमने लिखी भी हुई है कि हेल्दी माइंड नरिशेस अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। सो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो अब शायद मुझे इस लेवल पे आके इस बात का एहसास हो रहा है कि जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं होगे तब तक शायद आप उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस चल रहा है, आप इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरा पहली एडवाइस तो ये होगी, ऑलवेज शेयर। क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्योंकि आप पिन पॉइंट कर लेते हो कि एक्चुअली मेरा ये पॉइंट है। आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, आप अपने उस प्रॉब्लम को एनहेंस करते रहते हो, लेकिन जब आप किसी भी पर्सन के साथ जिसे आप ट्रस्ट करते हो, आप उसके साथ शेयर करते हो, तो आप एक्चुअली उसको पिन पॉइंट कर लेते हो और वहां से फिर आप उसके सॉल्विंग साइड की तरफ आना शुरू हो जाते हो। जब तक आपने अपने प्रॉब्लम को पिन पॉइंट नहीं किया तब तक तो आप उसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। एंड सेकेंडली, आप जब इन सब चीजों से कट ऑफ होके थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हो, आप एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आते हो, सो उससे भी आपके पास आपकी एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है आपके इर्द, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक्चुअली सोशल मीडिया के प्रेशर्स भी बहुत ज्यादा है, हमें एक्चुअली इन पे भी बात करनी चाहिए। आजकल किसी छोटी सी बात पे एक बड़ा वो कैंसिल कल्चर चल रहा है कि आप किसी भी छोटी सी बात पे जो आपने शायद 3 साल पहले कही थी एंड यू वर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, और वो आपके पास आपकी ट्वीट रीसर्फेस होगी और उसकी बेसिस पे आपको पूरी सोसाइटी कैंसिल कर देगी। सो इन चीजों का प्रेशर, फिर आई मीन देयर आर सो मेनी प्रेशर्स फॉर यू। आई मीन अच्छी पिक्चर अपलोड करने का प्रेशर है, क्योंकि आप देख रहे हो कि स्टेटस सबके लग रहे हैं, सो यू हैव टू गो टू अ पोश एरिया एंड यू हैव टू अपलोड दोस पिक्चर्स। सो इन सब चीजों को कॉप अप करने का एक ही तरीका है कि put some real effort on yourself, ठीक है। if you are in a good shape, so people will acknowledge you, और इसीलिए मेरा हमेशा मशवरा होता है कि आप इस चीज पे अपने आप पे फोकस करो। ऐसी है सर, मतलब यही है कि
इंसान को जो है वो एक तो यंग एज में लोगों को होता है, बच्चों को होता है कि वो ज़्यादा बोलें, ज़्यादा इंटरेक्ट करें, तो अक्सर उस चीज़ के अंदर जो है वो सही तरह से चीज़ों को उनको नहीं पता होता, तो वो गलत बोल जाते हैं कोई बात ऐसी। बिल्कुल ऐसा। और ऐसे ही होता है जब इन फ्यूचर कोई सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो भी कोई चीज़ होती है इस तरह की वो रीसर्फेस आ जाती है और वो कैंसिल एक कल्चर जो है वो उन पे शुरू हो जाता है। I mean, in 10 years of my teaching career, I have seen so many things कि जहाँ पे मुझे वाकई इस बारे में अपने बच्चों को शायद ज़रूरत पड़ रही है कि मैं उन्हें बताऊं कि आपने इस चीज़ को बहुत केयरफुली यूज़ करना है। ठीक है, ये ठीक है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आप सोशलाइज कर रहे हो इस चीज़ को यूज़ करके, अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू आर पोस्टिंग। अच्छा, इसके ऊपर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि एक पुराना वाक़या है मौलाना रूमी का, ठीक है। कि उनके पास एक बंदा आया और उसने उनसे पूछा कि फ़कीर कौन होता है। तो उन्होंने देखा उसे और चुप करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने फिर पूछा कि फ़कीर कौन होता है, तो वो इसी तरह उन्होंने उसको देखा, फिर चुप करके बैठ गए। कुछ देर बाद उसने तीसरी दफ़ा पूछा कि मौलाना फ़कीर कौन होता है, तो उन्होंने उसे देखा, थोड़ी देर बैठे, फिर वो उठ के चले गए। तो उनके पास ही उनके कोई शागिर्द थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने मेरा सवाल सुन के। तो उन्होंने बताया कि वो खामोश रह के जो है वो आपको जवाब देंगे कि फ़कीर वो नहीं होता कि जिसके पास कुछ हो ना, फ़कीर वो होता है जिसके पास इल्म के समंदर लगे पड़े हैं और फिर भी वो खामोश रहे। बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, थोड़ी सी सूफीज़्म की तरफ जा रही है, लेकिन यस आई डू बिलीव कि आपके पास किस वक्त आपने एक्सप्रेस करना है खुद को और किस वक्त आपने अपने आप को होल्ड बैक करना है, ये भी वो सब चीज़ें जो आपको कम्युनिकेट करके अपनी सोसाइटी से सीखनी होती हैं और ये बहुत ज़रूरत है। जैसे आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन, वो डॉक्टर थे एंड ही टोल्ड मी कि जब हम अर्ली स्टेजेस में आते हैं सो हमें कहा जाता है कि आपने सीखना है कि किस किस की सर्जरी करनी है, और जब हम अपनी स्पेशलाइजेशन के लास्ट ईयर में होते हैं तो तब हमें ये चीज़ सीखनी होती है कि व्हेन टू होल्ड बैक। हर पर्सन के हर केस को आपने सर्जिकली रिमूव नहीं करना होता, आपने उसको कुछ टाइम देना होता है और वो समटाइम्स खुद ही सॉर्ट आउट हो जाता है। सो व्हेन टू होल्ड बैक, ये वो चीज़ है जो हमें सबसे एंड में जाके समझ आती है। सो ये आपकी वही अगेन लर्निंग कर्व है जिसमें आप साथ साथ सीखते चले जाते हो और आगे आते हो। सर, एक ऐसा इंस्टेंट चेंज क्या आप लाना चाहेंगे साइंस के एग्जाम्स के अंदर कि वो बेहतर हों? अगेन जैसे मैंने भी पहले बात की थी कि अगर हम अपनी एग्जामिनेशन को क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग के कंपैरिजन में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ लेके जाएं और उसके अंदर कुछ प्लानिंग के क्वेश्चंस ऐड करें, तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएंगे। जो रट्टा लग रहा है आजकल हमारे सिस्टम के अंदर, इसको डिस्करेज करेंगे और हर स्टूडेंट उसके अंदर थोड़ा सा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करेगा कि मैंने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, एक और बात कि क्यूरियोसिटी या कंसिस्टेंसी, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, देखो क्यूरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक कोई भी बच्चा क्यूरियस नहीं होगा वो तब तक उस टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो विल ही नहीं आएगी कि मैंने इसको एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है। एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि जब तक आप अगेन कंसिस्टेंट नहीं होते तो आप अपनी फाइनल गोल तक नहीं पहुंच पाते, आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी एफर्ट पुट करनी होती है। सो मेरे ख्याल से वैसे तो दोनों ही बहुत जरूरी हैं, बट इफ आई हैव टू चूज वन आई वुड गो फॉर क्यूरोसिटी, क्योंकि क्यूरियस माइंड इज समथिंग दैट इज ऑलवेज जो कुछ ना कुछ, हाँ बिल्कुल, जो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, कुछ ना कुछ जो है वो न्यू डेवलप करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो गया। अच्छा सर, आपका बेसिक जो है वो रीज़न क्या था शिफ्ट करने का अपनी फील्ड को? लाइक आपने फार्मेसी की हुई है, आप अपनी फार्मेसी खोल सकते थे, फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते थे, तो आपने टीचिंग ही क्यों चूज़ की? अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मैं जब भी किसी नए बैच के साथ जाता हूँ, सो दे ऑलवेज आस्क मी कि सर आपने ये स्विच क्यों किया? सो द थिंग इज कि एक्चुअली आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जैसे एंटर हुआ, सो आई स्टार्टेड टीचिंग, और दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली एंजॉय। मुझे वाकई पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, आप मुझे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कॉन्टिन्यूस क्लासेस दो और मैं लेता रहूंगा क्लासेस, और मैं बिल्कुल भी उसमें कोई थकन फील नहीं करता। सो क्योंकि मैं इस काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं, सो इस वजह से मेरी मेजर फील्ड इस वक्त टीचिंग है। ऑल्दो आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद फार्मास्यूटिकल बिजनेस एज वेल, लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली एंजॉय, सो इसीलिए मैं इसको परस्यू कर रहा हूँ। जैसे सर बस रैप अप करते हैं। जी तो फाइनल क्वेश्चन ये कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो
अपने आप को स्टक फील करते हैं ना प्रेशर साइकिल, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो यार, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ग्रेड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बातें कुछ इंस्टाग्राम रील्स पे अच्छी लगती हैं कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन मी। अनफॉर्चुनेटली अ पीस ऑफ पेपर इज डिफाइनिंग यू। सो आई एम नॉट सेइंग कि ग्रेड्स की तरफ फोकस ना दो, उसको भी आपने फोकस करना है, लेकिन अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करते रहो, ठीक है। और देखो, बहुत क्लीशेड सी बात लगती है कि आप जाके डेली रात को सोचो कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया या मैंने क्या एक नई चीज सीखी, लेकिन ट्रस्ट मी दिस हेल्प्स। आप ये करना शुरू करोगे और आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द कुछ पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। हमारे माइंड की एक्चुअली वर्किंग इस तरह से होती है कि ये हमेशा सर्वाइवल की तरफ जाता है। जब आपके पास कोई डेंजर आता है तो उसे फाइट करने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो फौरन नेगेटिव साइड पे चला जाता है। सो समटाइम्स हमें अपने माइंड को रियलाइज करवाना पड़ता है कि नहीं, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स अराउंड अस एज वेल। तो वो कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड करवाते रहो कि बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, मैंने आज ये अच्छा काम किया। बहुत छोटी सी बात, किसी बच्चे को हेल्प कर दिया कहीं पे, उसका बैग हैवी था, आपने उठा के साइड पे रख दिया उसका, ठीक है। ये छोटे छोटे से एक्ट्स जो हैं, ये भी समटाइम्स आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, जिससे आप ऑब्वियसली आगे मूव कर रहे होते हैं। ये मतलब हमें वैसे ही एक अच्छा महसूस होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, यस, एंड व्हेन ही स्माइल्स बैक इन रिटर्न ऑफ दैट हेल्प, तो वो हमें वैसे ही बहुत बूस्ट मिलता है, हमारी एनर्जी बहुत इंक्रीज हो जाती है। और कभी कभी तो ये बहुत छोटी सी बात आपका मूड एकदम से ऊपर ले जाती है और आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। सो आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है इससे। सो इन चीजों पे लाजमी फोकस करें। एंड अगेन मेरा यही पॉइंट होगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर जोर दो, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ। एंड जब आप फ्री बैठे हुए हो तो ऑब्वियसली आप ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हो। सो अगर कभी भी कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो जिस पर्सन पे भी आप ट्रस्ट करते हो उसके साथ शेयर जरूर करो। ऐसी है सर, हमारे यहाँ वो बस अब कहावत सी है कि खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस चलें, इसी के साथ सर आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकल्लाह। और अपनी ऑडियंस से भी खुदा हाफिज़।